Hey folks, welcome back to my YouTube channel Programming Diaries. This is Satvinder Singh, and today we're gonna start with our second lecture of this fundamentals, which we are covering before we would start Python as a programming language for our data science journey. So, इस particular lecture में हम कुछ और basic टर्मिनोलॉजीज या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ और फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मुझे लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल को पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। ओके, सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, राइट? एंड बाइनरी लैंग्वेज में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो 0 एंड 1 को कंप्राइज करती है, राइट? मतलब उसमें जो कुछ भी कोडिंग करी जाती है दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस, राइट? स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस मींस मतलब बहुत सारे जीरो या बहुत सारे वंस का कॉम्बिनेशन होता है और उसके हिसाब से हम लोग कोड करते हैं, राइट? और उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 0 एंड 1 की कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। 0 और 1 का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कल बताया था कि 0 को आप एज्यूम कर लो लो वोल्टेज, राइट? एंड ऑल्सो मैंने ये भी बताया था कि आप 1 को एज्यूम कर लो कि ये हाई वोल्टेज की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाई वोल्टेज की स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आज मैं स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर हार्डवेयर के एग्जांपल लूंगा और उनके कॉन्टेक्स्ट में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि 0 और 1 का एक्चुअल मतलब क्या होता है, राइट? ओके, पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीनिंग ऑफ 0 एंड 1 विद कॉन्टेक्स्ट टू हार्ड डिस्क ले लेते हैं। चलो पहले हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के कॉन्टेक्स्ट में 0 एंड 1 का क्या मतलब है? ओके, तो हार्ड डिस्क जो है उसमें डेटा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। एंड जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क कंसिस्ट करता है एक रीड राइट हेड, राइट? हार्ड डिस्क के अंदर एक रीड राइट हेड होता है जो कि हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने में इन द मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने में इन द मैग्नेटिक मटेरियल। गॉट इट? ओके, एंड जब ये रीड राइट हेड नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, या फिर आप कह सकते हो व्हेन दिस पर्टिकुलर रीड राइट हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, then it it is it denotes, you may say 1, then it denotes 1. However, when this read write head points towards the south pole direction, then in that case you may say it is indicating this zero वाली state. So basically मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 एंड 1 का अलग अलग हार्डवेयर अलग अलग डिवाइस के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग चेंज हो सकता है। विद कॉन्टेक्स्ट टू हार्ड डिस्क हमने यहाँ पर कवर किया। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक डेटा को स्टोर करने की डिवाइस है। उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड बेसिकली काम करता है डेटा को रीड करवाने में और राइट करवाने में। अगर वो रीड राइट हेड आपका नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो इसी से आप समझ जाओ कि हम यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों कंसीडर कर रहे हैं। फिजिक्स में आपने देखा होगा, राइट? आई मीन पढ़ा होगा। ओके, सो रीड राइट हेड क्या करता है? रीड राइट हेड जब नॉर्थ पोल की ओर
डायरेक्ट कर रहा होता है, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि वो वन वाली कंडीशन है, वो वन वाली स्टेट है। या फिर जब वो साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट कर रहा होता है, तो हम ये कह देते हैं कि वो जीरो वाली स्टेट को रेफर कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ जीरो एंड वन with context to RAM. What is RAM? RAM is, what does it stands for? It stands for random access memory. That is random access memory. Pardon. It stands for random access memory. Okay. RAM के अंदर क्या होता है कि RAM comprises of capacitors. कैपेसिटर्स भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि क्या होते हैं। जो रैम है, रैम कंसिस्ट करती है कैपेसिटर्स को, एंड ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, ये कैपेबल होते हैं चार्ज को होल्ड करने के लिए। दे आर कैपेबल ऑफ चार्जिंग, बेसिकली दे आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग द चार्जेस, these capacitors, right? And if the charge is holded by these particular capacitor, then we refer that particular state to 1. Otherwise, अगर चार्ज होल्ड नहीं करते, right, in that particular case we refer that as with this 0. So I guess मीनिंग ऑफ दिस 0 एंड 1 विद कॉन्टेक्स्ट टू रैम भी क्लियर हो गया। हार्ड डिस्क का हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट हम और देखते हैं मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ 0 एंड 1 विद कॉन्टेक्स्ट टू प्रोसेसर। इस बार देख लेते हैं, चलो। ओके, सो प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर भी मेमोरी यूनिट्स को कंप्राइज करता है, राइट? यू मे से प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ मेमोरी यूनिट्स, राइट? इसके ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो फिर भी मैंने मतलब एक इंटरेस्ट बना रहा है कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर कवर कर दिया। प्रोसेसर मेमोरी यूनिट्स कंसिस्ट करता है, राइट? एंड दीज मेमोरी यूनिट्स कंप्राइजेज ऑफ द रजिस्टर्स। ये बेसिकली ये क्या होते हैं, ये सारे मेमोरी यूनिट्स ही होते हैं, मतलब डेटा को होल्ड कराने में या स्टोर कराने में हेल्प आउट करते हैं, राइट? सो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी यूनिट्स के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, राइट? एंड ये जो रजिस्टर्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर डिवाइस के बने होते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, राइट? एंड ये जो फ्लिप फ्लॉप होती है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने की। 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है, राइट? एंड अगर ये फ्लिप फ्लॉप डेटा को स्टोर कर रही हैं, या फिर जिस समय ये डेटा को स्टोर कर रही होती हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट को हम 1 से रेफर कर देते हैं। अगर ये फ्लिप फ्लॉप्स डेटा को 1 बिट ऑफ डेटा यू में से को स्टोर नहीं कर रही होती, उस पर्टिकुलर स्टेट्स को हम लोग 0 से रेफर करते हैं। स्टोर नहीं कर रही होती, या फिर जब ये स्टोर नहीं करती, राइट, देन दैट पर्टिकुलर स्टेट को हम 0 से रेफर कर देते हैं, राइट? तो अभी मैंने लगभग 3 हार्डवेयर्स के एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया कि मीनिंग ऑफ 0 एंड 1 उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, राइट? एंड अब आपकी ड्यूटी है कि एटलीस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स आप एक्सप्लोर करो, उनके बारे में सर्च करो, किसी भी एक अच्छे से रिसोर्स को फॉलो करो, राइट? एंड
मेरे को 2-3 हार्डवेयर्स के एग्जांपल्स लेकर कमेंट बॉक्स में समझाओ कि 0 एंड 1 का उन पर्टिकुलर हार्डवेयर्स के साथ, आई मीन व्हेन वी टेक दिस 0 एंड 1 विद कॉन्टेक्स्ट टू दोज वेरी हार्डवेयर्स, तो उनका एक्चुअल मतलब क्या निकलता है, राइट? You have to take all these computer hardwares, right? And कि कंप्यूटर के ऑल्सो, आई मीन ऑल्सो कि कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट होते हैं ना, तो पहला वाला कंपोनेंट सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा वाला हार्डवेयर। तो यहाँ पर आपने कोई भी हार्डवेयर चुनना है दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, एंड उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना है कि 0 एंड 1 का उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है, राइट? ओके, तो अभी हमने ये सब देख लिया। पार्डन। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, एक कॉमन मिथ होता है, राइट? और इनमें से एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन होता है। मिसकॉन्सेप्शन वो क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि ये जो दो वर्ड्स हैं, दैट इज कोडिंग या फिर विच इज दिस, आई मीन प्रोग्रामिंग, राइट? यूजली हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों वर्ड्स को, कोडिंग को और प्रोग्रामिंग को, इन दोनों को हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं, राइट? मतलब हम लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में थोड़ा सा इन डेप्थ आकर देखें, तो कोडिंग का मतलब होता है अलग, आई मीन कोडिंग का मतलब अलग होता है एंड प्रोग्रामिंग का मतलब अलग होता है, राइट? तो इन दोनों के बीच में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, राइट? इन दोनों के बीच में हम लोगों ने देखना है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, आई मीन कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंसेस होते क्या हैं। ओके, जो कोडिंग है दैट इज टिपिकली कंसीडर्ड एज अ नैरोअर टर्म, राइट? दैट इज टिपिकली कंसीडर्ड एज अ नैरोअर टर्म that refers to the process of writing code, right? मतलब कोडिंग एक नैरोअर टर्म को रेफर करते हुए हम लोग बोलते हैं कि मतलब जिसका काम होता है, आई मीन जब कोई हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं ना, और यूं में से कि जब हम लोग कोई कोड लिख रहे होते हैं, राइट? जब हम लोग कोई कोड लिख रहे होते हैं, तो दैट वेरी प्रोसेस को हम लोग कोडिंग कह देते हैं। ये कोड हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से लिख सकते हैं, राइट? लाइक जावा की हेल्प से लिख सकते हैं, पाइथन की हेल्प से लिख सकते हैं, और यू में से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। जब हम उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर कोड लिख रहे होते हैं, दैट वेरी प्रोसेस इज रेफर्ड एज कोडिंग। एंड देन व्हाट इज प्रोग्रामिंग? क्योंकि यूजली हम तो यही कह देते हैं ना कि मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ या मैं कोडिंग कर रहा हूँ, और हम लोग उन दोनों टर्म्स को एक ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, राइट? ओके, अब देखते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो प्रोग्रामिंग है ये नैरोअर टर्म नहीं है, ये ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म कैसे है? जैसे हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी एक जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है, अगर हम उसको बना रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, तो जितनी भी हमारी नॉलेज उसमें रिक्वायर्ड होती है, उस पर्टिकुलर चीज को हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, राइट? लाइक मैं अपने वर्ड्स को रिपीट करता हूं कि प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस, मतलब जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनने में। सो प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, राइट? Thus you can say कि प्रोग्रामिंग जो है that is considered as a broader term when we compare it with coding, right? We can say कि the development of any fully fledged software, right? Any fully fledged software product is referred as programming, right? So इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये कोडिंग तो एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया,
राइट। ये कोडिंग तो एक सबसेट है, कोडिंग तो एक सबसेट है। किसका सबसेट है? प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग का, राइट। प्रोग्रामिंग अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है, कोडिंग एक नैरोअर टर्म है। ये कोडिंग जो है ये एक प्रोग्रामिंग का ही एक सबसेट है। प्रोग्रामिंग के अंदर आप इस तरीके से कुछ समझ सकते हो, प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग भी आती है, राइट, एंड और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, राइट, जिनको यूज में लेकर या फिर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेक आती है, जिसको यूज में लेकर हम एक फुल्ली फ्लेश्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट। एंड आई गेस इससे अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उससे शायद आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है, राइट। सो बेसिकली एक कोडर बनना आसान है, कोडर बनना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोग्रामर बनना टफ है, लेकिन कोडर आप कम समय में भी बन सकते हो, राइट। कोडर आप कम समय में भी बन सकते हो, लेकिन प्रोग्रामर बनने के लिए आपको खासा वक्त लग सकता है, राइट। प्रोग्रामर बनने के लिए आपके पास कोडिंग के साथ साथ और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जैसे अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर हो तो आपको शायद कंप्यूटर नेटवर्क्स की भी फुल नॉलेज होनी चाहिए, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए, सिस्टम डिजाइन की भी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। डेटाबेसेस की भी जानकारी होनी चाहिए एकदम अच्छे से, राइट। थोड़ा बहुत में भी हो सकता है कि साइबर की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपने एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर कहलाना थोड़ा समय मांगता है, राइट। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज सीखनी पड़ सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आपने कोडर बनना है तो कोडर बनना इज उतना बड़ा काम नहीं है एज कंपेयर टू प्रोग्रामर। कोडर आप कोई भी, आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, उसमें आप कोडिंग करने लग जाओ, आप कोडर कहलाने लग जाओगे। लेकिन प्रोग्रामर कहलाना थोड़ा सा टीडियस है, उसमें थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोडर बनने के लिए मेहनत कम करनी पड़ती है, लेकिन प्रोग्रामर के कंपैरिजन अगर आप देखो तो कोडर का काम थोड़ा सा आसान है। प्रोग्रामर को बहुत सारी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारी फील्ड इन द सेंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की उसको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया कि एक अच्छे प्रोग्रामर को, एक एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर को, अगर वो, जैसे हम कहें कि वो एक प्रोग्रामर है, तो उसको जाहिर सी बात है उसको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का ज्ञान होगा। दैट इज वाई उसके लिए प्रोग्रामर रेफर किया जा सकता है। ओके। सो या फिर आप, मैं यहाँ पर एक डायग्राम सा बना देता हूँ, शायद आप उससे ज़्यादा क्लियर आइडिया लगा सको। ऑल्दो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है मुझे लगता है इससे कवर हो गया। जैसे कोडिंग, ये छोटा वाला गोला, एंड ये प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग भी आ गया और बाकी अदर चीजें भी आ गई, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, या डिप्लॉय कैसे करना है, राइट, या बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। ओके। सो आई गेस डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर नजर मारते हैं, जो कि है, आई मीन नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि अभी मैंने, जब मैं प्रोग्रामिंग को समझा रहा था तो उस समय मैंने एक चीज बोली थी कि जब हमें कोई भी एक फुल्ली फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना होता है, कोई भी हमें फुल्ली फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उसके लिए जितनी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, दैट इज, दैट कम्स अंडर अंडर दिस प्रोग्रामिंग पार्ट। उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनने में सर्टेन फेसेस लगते हैं, राइट। सर्टेन फेजेस के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर्टेन स्टेप्स लगते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते ही, आई मीन उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही एक फुल्ली फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है, एंड हम जो भी हमारा कस्टमर है उसको वो हैंड ओवर कर देते हैं, राइट। एंड अब हम लोग देखेंगे कि वो जो सॉफ्टवेयर, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनता है, दैट इज एस डी
एलसी मतलब वो एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करता है, वो सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करता है। तो अब हम लोग उन सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स को कवर करेंगे जिनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एस डी एल सी। एस डी एल सी का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट? ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नाम से ही आप समझ सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली इट इज द प्रोसेस। ये जो एसडीएलसी है, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? ये एक ऐसी प्रोसेस है दैट रेफर्स टू द दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्टेप्स, टू द नंबर ऑफ स्टेप्स that are involved that are involved in the development of fully fledged fully fledged software, right? Software product, got it? SDLC क्या है? SDLC एक प्रोसेस है which refers to the number of steps that are being involved in the development of any fully fledged software। जनरली इसके 6-7 स्टेप्स होते हैं। उनका मैं यहाँ पर आपको बेसिक ओवरव्यू दे सकता हूँ। ओके, तो वो मैं स्टेजेस लिख लेता हूँ, स्टेजेस या फिर वो स्टेप्स लिख लेता हूँ जिनको फॉलो करते हुए, या वो सर्टेन फेसेस जिनको फॉलो करते हुए एक फुल्ली फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनता है। तो जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज रिक्वायरमेंट। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? ओके, या जो पहली स्टेज है दैट इज requirement analysis and requirement analysis and gathering phase। ओके, इस पर्टिकुलर फेज में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी एक किराने की शॉप है, ठीक है, और मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास गया जो कि सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरी एक किराने की दुकान है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो किराने का जो भी सामान है उसको ऑनलाइन भी सेल कर सकूं, तो उसके लिए मुझे एक आप सॉफ्टवेयर बना के दो, ठीक है। तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसको उस कंपनी में बेसिकली एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है बीए की, बिजनेस एनालिस्ट की। वो बंदा मेरी बात को नोट करेगा, राइट, एंड उसको वो एनालाइज करेगा, ठीक है। जो भी मैंने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसको दी है, राइट, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे, लाइक मुझे मेरे सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स चाहिए, है ना, तो ये सारे फीचर्स मैं उसको बताऊंगा, तो वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा, और गैदर करने के बाद उसको एनालाइज करेगा, एंड एनालाइज करने के बाद वो अपने सीनियर्स को वो डॉक्यूमेंट उनके सामने पेश करेगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने चीज़ों को आई मीन अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेंगे, राइट। डिसीजन कैसे लेते हैं वो बेसिकली जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट फेज में यहाँ पर देखते हैं। वो बेसिकली वो फिजिबिलिटी चेक करते हैं उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो हम बनवाना चाह रहे हैं उनसे। फिजिबिलिटी में वो क्या चेक कर सकते हैं? फिजिबिलिटी में वो कॉस्ट चेक कर सकते हैं, टाइम चेक कर सकते हैं, ऑल्सो रिसोर्स चेक कर सकते हैं। समझाता हूँ मैं कैसे। जैसे मान लो मैंने उन्हें बोला कि मैं 40,000 रुपये दे सकता हूँ आपको सॉफ्टवेयर बनवाने के, लेकिन अब वो चेक करेंगे कि क्या वो 40,000 में अगर वो मेरा सॉफ्टवेयर मेरे को बनाकर देते हैं, क्या उनको बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी फिजिबिलिटी के अंदर आ जाती है जो कि हम लोग सेकंड फेज के अंदर डिस्कस करते हैं, राइट। एंड ऑल्सो इसमें वो टाइम की फिजिबिलिटी भी चेक करते हैं। अब जैसे मान लो कंपनी के पास ऑलरेडी 5-6 प्रोडक्ट्स आए हुए हैं बनने के लिए, लेकिन मैंने भी जाकर उन्हें कह दिया कि मुझे तो मेरा प्रोडक्ट 15 दिन में रेडी चाहिए। तो अब वो इस चीज पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि क्या मैं इस पर्टिकुलर कस्टमर को हाँ बोलूं या ना बोलूं।
मतलब कि क्या, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 5-6 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, है ना? तो वो ये सोचेगा कि क्या मैं इस बंदे को हाँ करूँ प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि इसने तो 15 दिन का समय दे दिया। तो वो अपने टीम मेंबर से डिस्कस करेगा कि क्या इसका प्रोडक्ट हम 15 दिन में बनाकर दे सकते हैं? अगर तो दे देंगे, अगर तो टीम ने अगर तो टीम राज़ी हो गई, फिर तो वो बंदा हमारा जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट कर लेता है, वरना फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर वो पेंडिंग में डाल देते हैं। तो कस्टमर को अगर डिले अच्छा लग रहा है, मतलब अगर वो सहलेगा सहलेगा इन द सेंस, मतलब कि अगर वो वेट कर लेगा तो मे बी उन्हीं से बनवा ले, वरना फिर वो किसी और कंपनी को अप्रोच करेगा, राइट? ऑल्सो अब मान लो, चलो पैसे की बात में भी ओके है मामला, टाइम की बात में भी ओके है मामला, ठीक है, ये वाला सिनेरियो लेकर चलते हैं। अब लेकिन उन्होंने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट ही ऐसी बता दी, तो उसके लिए अब कंपनी को रिसोर्स देखना पड़ेगा कि क्या वो पर्टिकुलर रिसोर्स कंपनी के पास हैं भी, जिनकी हेल्प से वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाया जाएगा जिसकी कस्टमर ने डिमांड करी है। अब रिसोर्स में बोथ वो लोग हार्डवेयर, राइट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑल्सो वो एम्प्लॉयज भी देखते हैं कि क्या उतने इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉयज उनके पास हैं जो कि उस पर्टिकुलर काम को पूरा कर सकें जो कस्टमर को चाहिए, राइट? सो दिस वाज द सेकंड फेज ऑफ एसटीएलसी। फर्स्ट फेज इज, आई मीन द फर्स्ट स्टेप is requirement gathering and analysis phase. The second one is feasibility, right? And the third one is अब मान लो अगर feasible है वो प्रोडक्ट, ठीक है, तो फिर वो हेड मूव करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने से पहले वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग मतलब डमी, आप कह लो डमीज तैयार करते हैं एक, या फिर आप कह लो प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट बंदे ने बताई होगी, ठीक है। डिजाइनिंग के अंदर आपका अगर थोड़ा सा और इन डेप्थ घुसना चाहो, ऑल्दो इसमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन हाई लेवल डिजाइन बोले तो HLD, या फिर लो लेवल डिजाइन बोले तो LLD, ये सब डिजाइन आर्किटेक्ट पे किया जाता है। आई मीन ये पर्टिकुलर डिजाइन तैयार किए जाते हैं सो दैट कि इन पर्टिकुलर डिजाइंस को फॉलो करके हम नेक्स्ट फेज में इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन कर सकें मतलब जो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनना है उससे रिलेटेड हम कोडिंग कर सकें। और वो कोडिंग किस बिहाफ पे होगी, वो कोडिंग इन डमी डिजाइन्स को, इन प्रोटोटाइप्स को मद्देनजर रखते हुए कोडिंग करेंगे वो लोग। जैसा डिजाइन बन गया होगा तो वैसे ही वो कोडिंग कर देते हैं, राइट? जैसे मैं एप्लीकेशन का नाम भूल रहा हूँ, आप ये कह सकते हो जैसे कैनवास है, राइट? तो कैनवास पे अगर मान लो कोई वेबसाइट बना, मान लो किसी बंदे ने कोई वेबसाइट बनवानी है, तो वो कैनवास का डिजाइन शेयर कर देता है कि मेरे को इस जैसी वेबसाइट बनाओ। तो कैनवास को बेस, इस पर्टिकुलर डिजाइन को बेस मानकर ही कोडिंग की जाती है, राइट? नेक्स्ट जो फेस है, जो फिफ्थ फेस है, दैट पर्टिकुलर फेस इज कॉल्ड टेस्टिंग। अब एक बार आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार हो गया और उसमें अब टेस्टिंग परफॉर्म करी जाती है, राइट? हैंड ओवर करने से पहले टेस्टिंग की परफॉर्म करी जाती है ताकि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। मतलब अगर उसमें कोई एरर है, कोई बग है, राइट, या कोई भी डिफेक्ट है, अगर उसको इम्प्रूव करना है तो इस टेस्टिंग वाले फेस में उसको इम्प्रूव किया जाता है, राइट? व्हाइट बॉक्स टेस्टर होते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टर होते हैं, राइट? ज़्यादा हम लोग इन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि उतने की हमें अभी इस पर्टिकुलर कोर्स में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो टेस्टिंग के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट अगर फुल्ली फ्लैश्ड सॉफ्टवेयर जो था, आई मीन उसकी अगर टेस्टिंग अच्छे से हो गई है तो फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है, राइट, सर्वर्स पर, और उसकी कनेक्टिविटी या कनेक्शंस जो भी हैं वो बनाए जाते हैं, राइट, सो दैट वो एक्यूरेटली वर्क करे, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद फिर से उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या वो डिप्लॉय होने के बाद अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं है, राइट? ओके। एंड ऑल्सो जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं ना, तो कोड करते हुए भी जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो खुद ही टेस्टिंग करते हैं। एंड डेवलपर्स की स्पेलिंग गलत होगी, ओके, हार्डली इट वुड मैटर।
जो डेवलपर्स होते हैं वो भी अपने कोड को टेस्ट करते हैं। दैट पर्टिकुलर टेस्टिंग को हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल नहीं है ये बायो वाला, दिस इज व्हाइट बॉक्स। ओके, WBC, सी तो आना ही नहीं है ना, ऐसे ही बोल दिया मैंने। व्हाइट ब्लड, अरे यार क्या हो रहा है, व्हाइट ब्लड क्यों बोल रहा हूँ मैं। WBT मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये डेवलपर्स द्वारा खुद ही करी जाती है, खुद ही परफॉर्म करी जाती है, राइट। उसके बाद जो दूसरी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है वो स्पेसिफिकली क्वालिटी एश्योरेंस वाले बंदे करते हैं, या फिर है ना जो टेस्टिंग टीम होती है वो करती है, ठीक है। अब डिप्लॉय कर दिया आपने, ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद आपने देख लिया कि वो चल भी अच्छे से रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जो भी कस्टमर था उसको हैंड ओवर कर दोगे, ठीक है। अब ऐसा कतई नहीं है कि हैंड ओवर कर दिया तो बस छुट्टी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मान लो हैंड ओवर करने के बाद अगर कस्टमर को कोई भी इश्यू आता है, ठीक है, या फिर उसको लगता है कि इसमें कुछ और इन्हांसमेंट्स करनी है, ठीक है, तो वो सारा मेंटेनेंस का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। अगर मतलब कुछ ऐसा आपने पहले से साइन कर रखा है कि अगर मतलब प्रोडक्ट में कोई भी इश्यू होता है तो उसको हम ही सुधारेंगे, राइट। अब मान लो अगर कोई गलती हो गई, हो सकता है उसके लिए तो कस्टमर आपको या फिर आप कह सकते हो कोई फेलियर आ गया, ठीक है, तो उसके लिए तो मे भी हो सकता है कि कस्टमर आपको पैसा ना दे, ठीक है। लेकिन मे बी मेरी कोई कंपनी तो है नहीं, है ना, मेरे को पता नहीं है कि ऐसा ऐसा होता होगा या नहीं होगा, मैं भी तुक्का ही लगा रहा हूँ। लेकिन राइट, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए मेरी कंपनी, है ना, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, एंड दैट इज कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंटेनेंस के बारे में, कि अगर आपने एक बार प्रोडक्ट को यूजर को हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद अगर उसमें कोई फेलियर आता है तो उस फेलियर को सही करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी, राइट। अगर आपने कुछ ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे साइन कर रखा है, राइट। ओके, अगर मान लो, अब मान लो 2023 में मान लो किसी ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनवाया, ठीक है, अब 2026 में जाकर उसको ये लगा कि मेरे को इसमें सर्टेन इन्हांसमेंट्स करने हैं, ठीक है, तो वो सर्टेन इन्हांसमेंट्स के लिए या फिर आप कह सकते हो फीचर इन्हांसमेंट्स के लिए आपके पास फिर आएगा और आपको बोलेगा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट था उसमें कुछ इन्हांसमेंट्स करने हैं, ठीक है। इसके लिए बेसिकली आपकी कंपनी को जो है ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह देता हूँ, आई मीन मेरा ये मानना है कि कोई भी एक अलग फील्ड काम नहीं कर सकती, राइट। हमें सारी फील्ड्स मिलकर ही एक पर्टिकुलर कंपनी को चला सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मार्केटिंग की टीम भी खासा अच्छा रोल अदा करती है, राइट। डेवलपर्स भी अच्छा खासा रोल अदा करते हैं, टेस्टर्स भी अच्छा खासा रोल अदा करते हैं, राइट। बिजनेस एनालिस्ट हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, या डेटा साइंटिस्ट हो गए, हर किसी का अपना रोल होता है, हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते, राइट। ओके, सो आई गेस ये जो SDLC था, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जब बनता है वो पर्टिकुलर किस लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। ये चीज़ डिस्कस क्यों करी, क्योंकि मैंने जब कोडिंग और प्रोग्रामिंग के डिफरेंसेस बता रहा था उसमें मैंने सर्टेन वर्ड यूज़ किया था, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बाद से मैंने लाइफ साइकिल पे आया और फिर ये सारे जो 6-7 फेसेस थे ये सारे एक्सप्लेन कर दिए, राइट। ओके, तो आपके लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जो कि आपने कमेंट में आई मीन कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, जिसका सॉल्यूशन, एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि आप मेरे को ये बताओ कि आज के टाइम में जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, SDLC का कौन सा जो पर्टिकुलर मॉडल है वो फॉलो किया जा रहा है इन द इंडस्ट्रीज, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, राइट। उस पर्टिकुलर मॉडल का आपने एग्जाम्पल देना है। जैसे काफी साल पहले जो मॉडल फॉलो होता था दैट वाज वाटरफॉल मॉडल, और इसी मॉडल को एज अ बेस मानकर बाकी मॉडल्स बनाए गए हैं, राइट। आप मेरे को कमेंट करो कि आज के टाइम में इंडस्ट्री में कौन सा मॉडल फेमस है SDLC का, जिसके बिहाफ पर हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फुल्ली फ्लेश सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, आई मीन, राइट।
सो आई गेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड आपका और कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसको और इन डेप्थ पढ़ना है तो आप किसी रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो। ये पर्टिकुलर जो SDLC लाइफ साइकिल है या इसके जितने भी मॉडल्स हैं उनको आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, फंडामेंटल्स नॉलेज तो हम लोग गेन कर ही रहे हैं, राइट। एंड अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये पाइथन से रिलेटेड होने वाली है हमारी ये सीरीज, तो थोड़ी बहुत बात पाइथन की भी कर ली जाए, सो दैट कि आपको ये ना लगे, आपको आई मीन थोड़ी सी बोरियत ना महसूस हो कि पाइथन पढ़ने आए थे और पाइथन का नामो निशान नहीं है, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा पाइथन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर से अगर मुझे लगेगा कि कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी या फिर कोई फंडामेंटल रह गया है कवर करना, तो वो मैं कवर कर दूंगा या तो इसी लेक्चर में या फिर अगले वाले लेक्चर में, राइट। ओके, तो पाइथन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि पाइथन क्या है, राइट। सो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड यू मे से डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल पाइथन एक हाई लेवल, राइट, इंटरप्रेटेड। ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई थी कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब मैं ट्रांसलेटर्स का कॉन्सेप्ट बता रहा था, राइट। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड डायनामिकली डायनामिकली टाइप्ड programming language which is known for its simplicity and ease of learning, which is known for its simplicity, right, and ease of learning, right. Okay, so high level का मतलब क्या होता है? हाई लेवल मतलब मोर क्लोज टू द ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, दीज आर नथिंग बट मोर और लेस इंग्लिश टाइप लैंग्वेजेस ओनली, राइट। तो जिसको इंग्लिश पे थोड़ा बहुत कमांड है, राइट, he can easily understand the code written, right, until and unless he don't have command over fundamentals, तो वो कोड को भी नहीं समझ सकता, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोड इंग्लिश में लिखा हुआ तो उसको कोई भी समझ जाएगा, है ना। उसके पीछे लॉजिक क्या वर्क कर रहा है वो चीज़ों की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, एंड वो सारा बेसिक से हम लोग अपनी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। गॉट इट? ओके, सो अब हम लोग थोड़े से इसके फीचर्स देख लेते हैं। ओके, फीचर्स देखने से पहले मैं ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। हाई लेवल का मतलब आपको समझ में आ गया, राइट। इंटरप्रेटेड का मतलब जो इसका कोड होता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। आई मीन जो ट्रांसलेटर है वो जो इंटरप्रेटर है उसको एज अ ट्रांसलेटर यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन द पाइथन लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, राइट। ओके, सो अभी हम लोग ये देखते हैं कुछ की फीचर्स, राइट। ओके, ये डायनेमिकली टाइप्ड मैंने यहाँ पर नहीं बताया है ना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या होता है, राइट। स्पेलिंग पता नहीं क्यों गलत लिखी जा रही है मेरे से। डायनेमिकली आपने मतलब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, इस चीज का आंसर आपने मुझे कमेंट करना है, ठीक है। अब आप भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, अपनी एक हैबिट बनाओ खुद से एक्सप्लोर करने की, सो दैट कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए और आपका इंटरेस्ट बना रहे, राइट। अभी ये डेफिनेशन पार्ट हो गया था इसका, ओके, पाइथन का। अब मैं यहाँ पर डिस्कस आई मीन कर लेता हूँ कुछ की फीचर्स के बारे में जो कि पाइथन से रिलेटेड है, राइट। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ की फीचर्स ऑफ पाइथन। पहला वाला तो ऑलरेडी आप समझ लो कि मैंने डिस्कस कर ही दिया है। वो क्या है कि ये सिंपल है, राइट। सिंपल है एंड ये इजी टू लर्न है। सिंपल है, ये इजी टू लर्न है। नेक्स्ट, ये इंटरप्रेटेड है, ये भी एक इसका फीचर ही हो गया। ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट्स नॉट द कंपाइल्ड वन, राइट। और दूसरा तीसरा इसका फीचर ये हो सकता है कि ये डायनेमिकली टाइप्ड है, ये भी एक इसका फीचर हो सकता है। इसको आप
डेफिनेशन के तौर पर भी यूज कर सकते हो, एज अ फीचर भी यूज कर सकते हो, राइट। इसमें एक और फीचर इसका ये कह लो कि एक्सटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क की, राइट। लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स की। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे, राइट। ओके, तो ये भी एक इसका एक फीचर हो गया, राइट। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिटी सपोर्ट इसकी अच्छी है, मतलब डे बाय डे इसमें इन्हांसमेंट्स आ रही हैं, राइट, सो दैट कि इसकी हेल्प से आप न्यूअर टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सको, राइट। ओके, लाइब्रेरीज की इसमें सपोर्ट बहुत जाता है, आई गेस मोर देन 1 लाख लाइब्रेरीज होंगी इसमें, पाइथन में मोर देन 1 लाख। अब उसमें से हम किस लाइब्रेरी को यूज करते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो की फीचर भी हो गए इसके। ओके, एंड और क्या हो गया, एप्लीकेशंस रह गए, राइट। एप्लीकेशंस भी इसके कवर कर लेते हैं पाइथन के, जिससे कि हमें ये क्लैरिटी हो जाए कि हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन मतलब कि ये पाइथन कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, राइट। पाइथन का यूज अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा यूज आ सकता है पाइथन का, राइट। डेटा साइंस हो गया, डेटा साइंस कह लो या फिर मशीन लर्निंग कह लो, वहां पर भी पाइथन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोमेशन में कह लो, वहां पर भी आपको पाइथन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर गेम डेवलपमेंट्स में, राइट। ओके, आप क्या कर सकते हो, कोई कमेंट कर सकते हो इनमें से एप्लीकेशन जो भी पाइथन को यूज में लेकर बनी है, राइट, या तो डेटा साइंस वाली या वेब वाली, राइट, या गेम डेवलपमेंट वाली। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हो गए पाइथन के, राइट। या फिर कोई अदर स्पेसिफिक काम जैसे साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। तो आई गेस ये वाले पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अदर जो फंडामेंटल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग टू प्रोग्रामिंग डायरीज।